कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट। अब ये लेक्चर सीरीज या यूं कहे ये एमसीक्यू सीरीज देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं कि आप एक बार मेहरबानी करके हमारी लेक्चर सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अब ये जो लेक्चर सीरीज है, ये एमसीक्यू सीरीज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है जेकेपी पोस्ट क्वालिफाई किया है, मैंने ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आई नो कि कैसे एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो इसी लिहाज से मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं कि एक बार मॉडर्न लेक्चर सीरीज देखिए, फिर ये एमसीक्यूज इन एमसीक्यू लेक्चर सीरीज पे आप आ जाइए, अच्छे से आप इसको कर पाओगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना? तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, Who among the first Europeans to come India as a trader? यानी पहली यूरोपियन कंट्री हमें देखनी है इसमें जो इंडिया में आ गई एज अ ट्रेडर। जैसे आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी ममालिक आ गए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आपके इंग्लिश भी आ गए, डच भी आ गए, पुर्तगीज भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी थी जो कहाँ पे इंडिया में आ गई एज अ ट्रेडर। तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है पुर्तगीज। देखो सबसे पहले यहां पे पुर्तगीज आ गए, गॉट इट। अब दूसरे नंबर पे डच आ गए, तीसरे नंबर पे आपके इंग्लिश आ गए, चौथे नंबर पे आपके डेनिश आ गए और पांचवें नंबर पे आपके फ्रेंच आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका पुर्तगीज। ठीक है ना? अब अगर लास्ट पे आपको बोला जाए कि लास्ट पे कौन से आ गए, लास्ट पे आपके फ्रेंच आ गए। और एक बार मैं बता देता हूं कि पुर्तगीज ऐसे ममालिक हैं जो पहले आ गए और लास्ट पे निकल गए। ठीक है ना? तो यहां क्वेश्चन में हमें सिंपली बताना है कि पहली फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो इंडिया में आई ट्रेड करने के लिए वो कौन सी है, वो है पुर्तगीज। गॉट इट। अब क्वेश्चन दूसरे पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत? अब यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें यह बताता है कि इन यूरोपियन कंट्री में से कौन सी यूरोपियन कंट्री ऐसी है जिन्होंने पहले सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की है। पहले फिर मैं वर्ड दे रहा हूं, फर्स्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। नो डाउट यहां पे अगर आप देखोगे बहुत सारे ममालिक थे जिन्होंने क्या किया, सूरत में अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। लेकिन हमें पहली कंट्री बतानी है जिन्होंने कहां पे सूरत में अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया है, तो वो है आपके लिए यहां पे इंग्लिश। ठीक है ना? अब आपके लिए यहां पे अगर आप देखोगे फ्रेंच भी पहली कंट्री है जिन्होंने एस्टैब्लिश की कहां पे, फैक्ट्री सूरत में। लेकिन यहां पे इंग्लिश ने 1613 में सूरत में अपनी जो फैक्ट्री है वो एस्टैब्लिश किया है, फिर फ्रेंच ने 1616 में। गॉट इट। फ्रेंच ने कब? 1616 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपके लिए? राइट आंसर आपके लिए रहेगा यहां पे सिंपली कौन सी, इंग्लिश। द इंग्लिश यानी ब्रिटिश पहली कंट्री थी जिन्होंने पहली फैक्ट्री वहां पे एस्टैब्लिश की सूरत में। नो डाउट फ्रेंच ने भी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की सूरत में। लेकिन हमें पहली यहां पे क्वेश्चन बताता है कि पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी है, इनमें से हमें देखना है ना अब यूरोपियन कंट्री कौन सी है। नो डाउट मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश भी है जिन्होंने क्या की, पहली फैक्ट्री कहां पे एस्टैब्लिश की, सूरत में। फ्रेंच भी है, लेकिन इन दोनों में से किसने की पहले? इन दोनों में से फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की कहां पे, सूरत में। ठीक है, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा द इंग्लिश। गॉट इट। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बता देता, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिलो वाटर पॉलिसी? देखो होता क्या है। अब यहां पे पहले मैं थोड़ा बिलो वाटर पॉलिसी आपको समझाता हूं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जो इंट्रोड्यूस की पुर्तगीज ने, इन्होंने एस्टैब्लिश की, पुर्तगीज ने एस्टैब्लिश की। अब यहां क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसने एस्टैब्लिश की, लेकिन पहले मैं ब्लू वाटर पॉलिसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ब्लू वाटर पॉलिसी मींस वो पॉलिसी, इस पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ वो ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते थे इंडियन ओशन में जिनको परमिशन मिलती थी, यानी जिनके पास परमिशन होती थी ना वही सिर्फ ट्रेड कर सकते थे। कहां पे? इंडियन ओशन में। वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, यानी पुर्तगीज ने एक पॉलिसी अपनाई कि जो भी चाहेगा कि हम ट्रेड करेंगे कहां पे, इंडियन ओशन में, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको परमिशन मांगनी पड़ेगी। किनसे? यूरोपियन कंपनी से। अब यूरोपियन कंपनी से, लेकिन किस यूरोपियन कंपनी से? पुर्तगीज से। अब पुर्तगीज में किसने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की? ये पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। किसने इंट्रोड्यूस की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। सो इसका आंसर क्या बनेगा? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। देखो पुर्तगीज जब आए गए ना यहां पे, तो उन्होंने बहुत सारी गवर्नर्स भी उनके आ गए। उनका पहला गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। अब ये जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा है ना, यही ये ब्लू वाटर पॉलिसी को लाते हैं।
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। अब यहां पे डुप्लेक्स की बात करेंगे तो डुप्लेक्स नहीं आएगा, डुप्लेक्स भी फ्रांस के ही गवर्नर थे, लेकिन उसने ये पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस नहीं की थी। ठीक है। अब रॉबर्ट क्लू ये इंग्लिश का था। उसके बाद अल बकर की जो थे ये भी कहां के थे, ये भी थे ये भी थे पुर्तगाल के। ठीक है, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच नेशन वाज द फर्स्ट इन ब्रिंगिंग द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, यानी इन ममालिक में हमें देखना है कि पहली कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत पेपर्स में मैंने देखा है, कौन सा क्वेश्चन कि पहले कौन सा ऐसा नेशन है जिन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाया। देखो क्या होता है, यहां पे आपका फ्रांस है, डच है, इंग्लिश है और पुर्तगाल है। अब इसका राइट आंसर जो है वो है पुर्तगाल। देखो कैसे, देखो होता क्या है, होता यह है कि पुर्तगाल की एक शख्सियत थी जिसका नाम था गटनबर्ग। याद रखिए गटनबर्ग। अब गटनबर्ग पहले इंसान है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। यूं कहे कि प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप किया, गटनबर्ग ने। गटनबर्ग कहां के थे, वो पुर्तगाल के थे। तो इसीलिए जो है यहां पे प्रिंटिंग प्रेस भी कौन लाएगा, ओवैसी पुर्तगाल ही लाएंगे। तो पुर्तगाल कंट्रीज या पुर्तगाल जो थे उन्होंने यहां पे प्रिंटिंग प्रेस लाया। कहां पे, इंडिया में। हाँ, और एक चीज आपको याद रखनी है, प्रिंटिंग प्रेस के अलावा पुर्तगाल ने क्या क्या लाया यहां पे वो भी देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली, अगर आप देखोगे टी क्रॉप्स, कॉफी या कैशू नट, ये भी इंट्रोड्यूस किया किन्होंने, पुर्तगाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा, पुर्तगाल, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, आपका चिली यहां अगर देखोगे तो वो भी उन्होंने ही लाया। आपका तंबाकू क्रॉप जो है ना, तंबाकू क्रॉप, वो भी किन्होंने लाया, वो भी पुर्तगाल कंट्री ने लाया। और टी हो, कॉफी हो, कैशनट हो, तंबाकू हो, चिलीज हो, सब यहां पे पुर्तगाल ने लाया। कहां पे, इंडिया में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट विच प्लेस। यहां पे हमें कहना है कि डच ईस्ट इंडिया ने अपनी जो फैक्ट्री है कहां पे एस्टैब्लिश की, पहली फैक्ट्री कहां पे एस्टैब्लिश की। आपको मैंने अभी कहा कि बहुत सारी कंट्रीज यहां पे आ गए, इनमें से एक ममालिक था कौन सा, डच। अब डच कह रहा है कि डच ने कहां पे फर्स्ट पहली फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश की। देखो, हुगली, गोवा, सूरत एंड मछलीपट्टनम। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे, अगर आपने लेक्चर सीरीज मेरी पढ़ी होगी, देखी होगी, तो आप इसको इजीली करोगे। तो इसका राइट आंसर जो है, डच ने कहां पे पहली फैक्ट्री डाली, वो डाली मछलीपट्टनम में। कहां पे डाली, मछलीपट्टनम में। गॉट इट। अब मैं देखता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले कौन आ गई यहां पे, पुर्तगाल, फिर कौन से आ गई, डच। ठीक, फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर कौन से आ गई, फिर आ गए डेनिश, फिर कौन से आ गई, फ्रेंच। तो पुर्तगाल आ गया, डच आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, डेनिश आ गई और फ्रेंच आ गई। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे पुर्तगाल ने कहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। पुर्तगाल ने पहली फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश की है ना, वो है कैलीकट में। कहां पे की है, कैलीकट, CALICUT, कैलीकट कहां पे है, केरला में। क्वेश्चन में हमें यहां पे किसकी जिक्र कर रहा है, क्वेश्चन यहां पे बता रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। कहां पे, मैंने क्या कहा, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। साथ ही साथ मैं क्या बता रहा हूं कि पुर्तगाल ने कहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, कैलीकट में। अब डच ने कहां पे, वो अभी क्वेश्चन में है, मछलीपट्टनम में। गॉट इट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पे की, सूरत में। कहां पे की, सूरत में। गॉट इट। उसके बाद डेनिश ने कहां पे की, डेनिश ने त्रंक्योबार में की। कहां पे, त्रंक्योबार आता है तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ने कहां पे की, फ्रेंच ने भी सूरत में की। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश। कौन सी, एक तो इंग्लिश, दूसरा कौन सा, दूसरा फ्रेंच। क्वेश्चन में हमें किसकी जिक्र कर रहा है, क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है ये डच की। तो डच ने कहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, मछलीपट्टनम में। अगर यहां पे पुर्तगाल आते फिर क्या होता, फिर कैलीकट आता। अगर यहां पे आपका आता इंग्लिश, फिर क्या आता, फिर आपका सूरत आता। अगर यहां पे आपके फ्रेंच आते फिर क्या आता, सूरत आता। अगर यहां पे आपके डेनिश आते फिर क्या आता, त्रंक्योबार आता। ठीक है, गॉट इट। तो पहली फैक्ट्री जो डच ने एस्टैब्लिश की वो कहां पे उन्होंने की, वो कि उन्होंने मछलीपट्टनम। तो इसका राइट आंसर रहेगा मछलीपट्टनम। गॉट इट। आगे जाएंगे, आगे देखो, आगे ये है कि हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच वाज सिचुएटेड इन विच सिटी। अब यहां पे हमें कह रहा है कि हेडक्वार्टर किसका, फ्रेंच का कहां पे था। देखो अभी मैंने बात की थी इस क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे यहां पे हमने बात की थी किसकी, फैक्ट्री की थी ना। अब फैक्ट्री और हेडक्वार्टर में डिफरेंस है, वो आपको पता ही है। अब यहां पे कह रहा है कि फ्रेंच ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे एस्टैब्लिश किया था। देखो यहां पे है गोवा, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम ने। ये यहां पे अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर रहेगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक ऐसी स्टेट थी, या यूं कहें एक ऐसा एरिया था जहां पे इन्होंने क्या किया, जहां पे इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया। गॉट इट।
अगर यहाँ पे फैक्ट्री आएगा कि फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी फर्स्ट, तो फिर क्या है, फिर सूरत है। सूरत में उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। लेकिन हेड क्वार्टर फ्रेंच का कहां पे है, हेड क्वार्टर फ्रेंच का है पौंडीचेरी में, यानी पौंडीचेरी में इनका हेड क्वार्टर था और फैक्ट्री इनकी पहली कहां पे थी, सूरत में थी। गॉट इट। अब यहां से देखेंगे हेड क्वार्टर बाकी ममालिक का, बाकी ममालिक जो है उनके हेड क्वार्टर हम देखेंगे। देखो पुर्तगीज का हेड क्वार्टर हम देखेंगे। पुर्तगीज का आपने अभी देखा कि पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कहां पे थी, कैलिकट में। हेड क्वार्टर इनका था पहला, वो अगर हम देखेंगे हेड क्वार्टर इनका था पहला कोचिन में, ठीक है। फिर उन्होंने उसको ट्रांसफर किया, उन्होंने उसको शिफ्ट किया, फिर उन्होंने गोवा लिया, ठीक है। तो अगर हम पुर्तगीज के हेड क्वार्टर की बात करेंगे, पहले कहां पे है, कोचिन में, फिर कहां पे है, गोवा में। गॉट इट। फिर अब दूसरे ममालिक कौन से हैं, डच। डच के हम बात करेंगे। डच का हम देखेंगे। अभी डच की जब हम बात करेंगे तो फैक्ट्री कहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश की, अभी हमने देखा क्वेश्चन में, मछलीपट्टनम में उन्होंने फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। इनका हेड क्वार्टर कहां पे था, डच का था हेड क्वार्टर पोलीकैट में। कहां पे, पोलीकैट में। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद कौन से, उसके बाद है आपका इंग्लिश का कहां पे, उन्होंने कहां पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, सूरत में, ठीक है ना, मैंने अभी बोला सूरत। और इनका हेड क्वार्टर कहां है, फोर्ट विलियम्स में। कहां पे है, फोर्ट विलियम्स। गॉट इट। उसके बाद आपका देखा जाए तो फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री कहां पे एस्टैब्लिश की, सूरत में, लेकिन उनका हेड क्वार्टर कहां पे है, पौंडीचेरी में। तो ठीक है ना, तो यहां पे किसका हमें बता रहा है, फ्रेंच का ही बता रहा है, क्या बता रहा है, हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर उनका कहां पे है, पौंडीचेरी में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा पौंडीचेरी। क्या कि फ्रेंच का हेड क्वार्टर अगर हम देखेंगे वो है कहां पे, पौंडीचेरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाते हैं। अब यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु विजिटेड इंडिया। अब इनमें से देखना है कि पहला कौन सा एम्बेसडर है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि इंडिया आते हैं। देखो होता क्या है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिलेगा थॉमस रॉ, ऑप्शंस में आपको मिलेगा कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शंस में आपको मिलेगा कैप्टन चैम्स, कैप्टन माइकलसन। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि सबसे पहले यहाँ पे आ गए विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, ये भाई साहब विलियम हॉकिंस ये पहले आते हैं यहाँ पे एज एम्बेसडर, और ये रहते हैं कहाँ पे, कोर्ट, जो जहांगीर का कोर्ट होता है वहाँ पे जाते हैं, जहांगीर के पास जाते हैं, मुगल एम्पायर जहांगीर के पास जाते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं कि हम एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे सूरत में। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिलती है। फिर उसके बाद थॉमस रॉ आते हैं, थॉमस रॉ जो होती है वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है सूरत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विलियम हॉकिंस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसीलिए डाला है कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि पहला कौन सा एम्बेसडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि इंडिया में आ गए। अगर हमारी लेक्चर सीरीज आप देखोगे वहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट ये समझा है कि पहले कौन आ गए, फिर बाद में कौन आ गए, फिर बाद में कौन आ गए, कैसे जो यूरोप थे, कैसे जो ये इंग्लिश थे उन्होंने अपने अंपायर को स्ट्रेंथ किया इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले ऐसी शख्सियत थी जो ब्रिटिश के थे, जो इंग्लिश थे, जो इंडिया में आ गए एज एन एम्बेसडर, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं विच पोर्टुगीज गवर्नर एबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया। देखो होता क्या है, इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में एक सती सिस्टम था। आपको ये भी पता है कि अगर गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो फिर विलियम बेंटिक आएगा, लेकिन यहाँ पे हम गवर्नर जनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोर्टुगीज गवर्नर्स की बात कर रहे हैं। हम इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हम किन गवर्नर्स की बात कर रहे हैं, पोर्टुगीज। यानी पोर्टुगीज, कौन सा पोर्टुगीज गवर्नर था जिन्होंने गोवा में क्या किया, सती सिस्टम को खत्म किया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और क्वेश्चन आता है ऐसे भी, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है इंडिया का जिन्होंने, ब्रिटिश इंडिया का, जिन्होंने क्या किया, सती सिस्टम को खत्म किया था। वहां पे आपका आ जाएगा विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पोर्टुगीज गवर्नर की। पोर्टुगीज गवर्नर, और वो भी गोवा की, वो भी सिर्फ किसकी, एक एरिया की, एक स्टेट की, गोवा की। तो गोवा में अगर हम देखेंगे, देखो डुप्लिक्स ये भी फ्रांस से वाबस्ता करता था। कुनंद, अब कुन्हा जो था ये बेसिकली बिलोंग करता था पोर्तुगीज से। फ्रांसिस को दे अल्मीरिया ये भी पोर्तुगीज से बिलोंग करता था। अल बकर ये भी यहाँ से पोर्तुगीज से बिलोंग करता था। दैट मीन्स यहाँ पे डुप्लेक्स जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि डुप्लेक्स कहाँ के हैं, वो फ्रेंच के हैं। अब 3 में से देखना है कि किसने अबॉलिश किया था सती सिस्टम, कहाँ पे, गोवा में। अब इसका राइट आंसर जो है वो है अल बकर की। अल बकर की जो होते हैं वो गोवा में क्या करते हैं, जो गोवा में ये जो सती सिस्टम है उसको वो एबॉलिश करते हैं। और साथ ही साथ ये जो अल बकर की होते हैं ना,
ये क्या करते हैं, इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज अंपायर भी कहा जाता है, क्योंकि ये गोवा को कैप्चर करते हैं। गोवा जो होती है ना, गोवा होती है बेसिकली, गोवा को ये 1610 में कैप्चर करता है। कब करता है? गोवा को ये 1610 में कैप्चर करता है। जो गोवा के होते हैं ना सुल्तान, उससे ये कैप्चर करते हैं गोवा, ठीक है। कौन? अल बकरकी। फिर ये क्या करते हैं, ये गोवा में सती सिस्टम को एबॉलिश करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अल बकरकी। अल बकरकी जो होते हैं वो गोवा में किसको खत्म करते हैं? सती सिस्टम को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसे आएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल इंडिया का था, ब्रिटिश इंडिया का, जिन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया, तो वहाँ पे विलियम बेंटिक आ गया, वो इन होल कंसिडर वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसके रिलेटेड? गोवा के रिलेटेड। तो गोवा में कौन से पोर्तुगीज अंपायर थे? वो थे अल बकरकी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस। इन विच ईयर द बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस। किस ईयर में बैटल ऑफ बॉक्सर जो है वो लड़ी गई? यानी बैटल ऑफ बॉक्सर ऑलरेडी जो है, ये जंग किस ईयर में जो है, ये जंग किस ईयर में इसका आगाज़ हुआ है? किस ईयर में बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस? इन विच ईयर द बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस इन इंडिया। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे 1957 की, 1957 में बैटल ऑफ पैलेस हुई थी। बैटल ऑफ पैलेस हुई थी कब? 1957 में। उसके बाद 1958 में आपका बैटल ऑफ बेदरा। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ बेदरा। मेरी लेक्चर सीरीज देखिए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है वो भी पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद 1764 में आपका यहाँ पे बैटल ऑफ बॉक्सर। यस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1764, ठीक है ना। तो 1957 में कौन सी है? बैटल ऑफ पैलेसी, ठीक है। यहाँ पे आपका है 1757, 1957 नहीं है, 1757 है। गॉट इट? तो 1757 में आपका क्या है? यहाँ पे फिर से मैं इसको कर देता हूँ, 1757। ये 1957 नहीं है, ये 1757 है। 1757 में आपका हो जाएगा यहाँ पे बैटल ऑफ प्लेसी। फिर 1759 में आपका बैटल ऑफ बेदरा। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन है बैटल ऑफ बॉक्सर, तो वो आ जाएगा 1764। अब 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बॉक्सर होता है किसके बीच में? रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में। इसके बीच में रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दीन दौला। सिराजुद्दीन दौला जो होते हैं वो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं, और सिराजुद्दीन दौला को हराता है कौन? रॉबर्ट क्लीव। किस में? बैटल ऑफ बॉक्सर में। कब? 1764 में। और वहाँ पे डिफीट मिलती है सिराजुद्दीन दौला को, और विनर कौन होता है? रॉबर्ट क्लीव। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1764। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच बैटल द फॉल in which of the following battles the English defeated Dutch। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि किस बैटल में इंग्लिश ने डिफीट दी किन को? डच को। किस बैटल में इंग्लिश ने डिफीट दी किन को? डच को। अभी हमने बात की थी बैटल ऑफ पैलेसी, वहाँ पे क्या था? रॉबर्ट क्लीव, और वो किसके बीच में थी? रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में। बैटल ऑफ पैलेसी 1759 में। तब 1757 में रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में हुई थी। फिर बैटल ऑफ बॉक्सर अभी मैंने बोला 1764, ठीक है, 1764, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ वैंदीवाश। बैटल ऑफ वैंदीवाश जो थी वो थी वहाँ पे डिफीट दी थी इंग्लिश ने फ्रेंच को, वो हुई थी 1760 में। गॉट इट? फिर बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा में क्या हुआ था? यहाँ पे इंग्लिश ने डिफीट दी डच को। तो इसका राइट आंसर जो होगा बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा आपका 1759 में हुआ था। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में सिंपली आपका लिखा है कि इंग्लिश ने वो कौन सी बैटल है इनमें जिसमें इंग्लिश ने डिफीट दी डच को। तो यहाँ पे सिंपली बैटल ऑफ बेदरा जो है जहाँ पे इंग्लिश ने डिफीट दी डच को, ठीक है। अब फिर अगर हम बैटल ऑफ वैंदीवाश पे आए तो इंग्लिश ने डिफीट दी किन को? फ्रेंच को। थोड़ा सा इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकोगे। बैटल ऑफ पैलेसी जो हुई थी उसमें रॉबर्ट क्लीव ने सिराजुद्दीन दौला के नवाब ऑफ बंगाल उसको डिफीट दी। गॉट इट? बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर में क्या था? वहाँ पे आपका था एक शाह आलम, मीर कासिम, शुजाउद्दीन दौला और हेक्टर मिनरो, ठीक है ना। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मिनरो था और बाकी थे नवाब्स अवध और बंगाल के कौन कौन? शाह आलम, शुजाउद्दीन दौला और मीर कासिम के बीच में हुई थी। फिर हेक्टर मिनरो ने वो लड़ाई जीती थी। कौन सी? बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ वैंदीवाश में क्या हुआ था? इंग्लिश ने डिफीट दी फ्रांस को, यानी फ्रेंच को। इंग्लिश डिफीटेड किन को? फ्रेंच को। अब बैटल ऑफ बेदरा में इंग्लिश ने डिफीट दी किसको? डच को। गॉट इट? तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में सिंपली इन विच बैटल, किस बैटल में इंग्लिश ने डिफीट दी डच को। तो कौन सा है? बैटल ऑफ बेदरा। गॉट इट? बैटल ऑफ बेदरा में इंग्लिश ने डिफीट दी किसको? डच को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ वैंदीवाश में क्या बोला मैंने? इंग्लिश ने डिफीट दी किन को? फ्रेंच को। बैटल ऑफ बॉक्सर में मैंने क्या बोला? वहां पे जो तीन थे कौन कौन सी? अलायंस ऑफ तीन थी, एक तो मीर कासिम, शुजाउद्दीन दौला और
मीर कासिम सुजाउद्दीन और शाह आलम सेकंड और हेक्टर मिनरो के बीच में। हेक्टर मिनरो ने इनको डिफीट दी। फिर बैटल ऑफ पैलेसी में मैंने बोला रॉबर्ट क्ली और सिराजुद्दीन दौला। रॉबर्ट क्ली ने किसको हराया? सिराजुद्दीन दौला को। अब ये कैसे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे? आप मेरी लेक्चर सीरीज देखिए, वहां से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को भी कर सकते हो। आगे जाएंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। आफ्टर विच बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स? अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, बहुत बार मैंने देखा है कि किस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलेगी। अब पहले मैं ये समझाता हूं दीवानी राइट्स क्या है। दीवाना तो आपने सुना होगा, लेकिन दीवानी क्या है? दीवानी राइट्स मीन सिंपली, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे क्या करती थी? पहले वो टैक्स देती थी। पहले वो टैक्स देती थी किनको? नवाबों को। जो नवाब बंगाल थे ना, या नवाब थे ना कहाँ के? इंडिया के, उनको टैक्स देती थी। अब क्या किया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्ट किया। अब ये टैक्स कलेक्ट किया ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हाँ, ये जो टैक्स जो लोकल, अब क्वेश्चन यहां पे सिंपली हमें बता रहा है कि किस बैटल के बाद कंपनी को मिली दीवानी राइट्स, ठीक है ना। तो दीवानी राइट्स मैंने क्या बोला था? दीवानी राइट्स मैंने यही बोला था कि दीवानी राइट्स सिंपली मीन्स पहले क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? पहले क्या करती थी? वो पहले देती थी ड्यूज किनको? नवाबों को। लेकिन जब एक जंग हुई, इनमें से एक जंग हुई, कौन सा जंग हुआ अभी बता देता हूं कि बैटल ऑफ बॉक्सर ही बता देता हूं। पहले इसी को बता देता हूं कि इसका राइट आंसर जो है बैटल ऑफ बॉक्सर। अब देखो हुआ क्या, जब बैटल ऑफ बॉक्सर जब बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई। क्या हुई थी? ट्रीटी साइन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। याद रखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से क्या मिला? क्यों जो ये थे ना अंग्रेज थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इनको मिली दीवानी राइट्स। क्या मिली इनको? दीवानी राइट। दीवानी राइट से क्या करेंगे ये? अब ये टैक्स कलेक्ट करेंगे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से। कहाँ से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। कहाँ से? इंडिया से। तो इससे क्या होता है? इससे अब यहां पे देखेंगे हम, पहले ये टैक्स देते थे, ड्यूज देते थे, अब इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, वही होता है दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स इनको कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली? बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद। बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद कैसे मिली? एक ट्रीटी हुई। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसे क्या किया अंग्रेजों ने? उसे अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्ट किया। कहां से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है यही कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कब मिली? तो आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बैटल ऑफ बॉक्सर। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज अंपायर इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो है ये पोर्टुगीज गवर्नर्स थे ये चारों, इनमें हमें बताना है कि रियल फाउंडर कौन से भाई साहब है। रियल फाउंडर कौन से भाई साहब है? देखो, अगर हम बात करेंगे पोर्टुगीज गवर्नर जो पहले आ गए ना, वो आ गए अल्मेडा साहब। कौन आ गए? अल्मेडा साहब। अल्मेडा के बाद आ गए अल बकर की। ठीक है, अल बकर की आ गई। फिर आ गए कुन्हा, निनंद कुन्हा। निनंद कुन्हा पहले गवर्नर कौन थे? अल्मीडिया। फिर कौन थे? अल बकर की। फिर कौन थे? कुन्हा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रहा है? क्वेश्चन में बता रहा है कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज अंपायर इन इंडिया। अगर आप सिंपली ऐसे लॉजिक से देखोगे तो पहले है आ गया अल्मेदा, आप कहोगे कि यही रियल फाउंडर। लेकिन अल्मेडा साहब रियल फाउंडर नहीं है, अल बकर की को रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज अंपायर कहते हैं। इसको कहते हैं अल बकर की। क्यों? अल बकर की ऐसे अंपायर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे, अगर हम देखेंगे, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे जब ये आ गए ना, पोर्तुगीज आ गए ना, तो पोर्तुगीज का जो पहली उन्होंने फैक्ट्री की था वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। लेकिन अल बकर की साहब ने क्या किया? इन्होंने गोवा भी छीन लिया, गोवा भी कैप्चर कर लिया इन्होंने। गोवा के बाद अगर हम देखेंगे एक बहुत सारे ऐसे मतलब एरियाज है जहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया, तो इसीलिए इसको कहा गया रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज अंपायर। तो रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज अंपायर कौन से है? अल बकर की। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा पार्ट डी। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ठीक है, तो इनमें से हमें ये है पोर्तुगीज के गवर्नर्स, इनमें से हमें बताना है कि कौन से ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने शिफ्ट की कैपिटल कहाँ से? कोचिन से गोवा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, इसीलिए मैंने ये रखा है। तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर रहेगा निनिंद कुन्हा। कौन रहेगा? निनिंद कुन्हा। पहले कैपिटल थी इनकी कोचिन पोर्तुगीज की, फिर गोवा फिर इस कैपिटल को ट्रांसफर किया गोवा किसने? निनिंद कुन्हा ने। तो ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पार्ट सेकंड। गॉट इट? अब आगे जाएंगे। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लेफ्ट फ्रॉम इंडिया। यूरोपियन कंट्रीज में पहली कौन सी कंट्री ऐसी है जो पहले आ गई और लास्ट पे निकल गई? पहले आ गई और लास्ट पे निकल गई। आप लोगों को पता है, पहले पुर्तगाल आ गई। मैंने बार बार इस क्वेश्चन को इसको दोहराया है। पहले पुर्तगाल आ गई, फिर डच आ गई, फिर तीसरे इंग्लिश आ गई, फिर डैनिश आ गई, फिर लास्ट पे कौन आ गई? फ्रेंच आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पहले बताता है कि पहले कौन आ गई और लास्ट पे निकल गई। पहले आ गए पोर्तुगीज पहले आए भी और लास्ट पे निकल गए भी। यानी नो डाउट इंग्लिश का दबदबा यहाँ पे ज्यादा था, लेकिन एक टेरिटरी थी वो था दमन एंड दीव। याद रखो, दमन एंड दीव।
याद रखो, दमन एंड दीव रहा था किन के पास, पुर्तगाल के पास 1961 तक। यानी इंडिया तो आज़ाद हुआ 1947 में, उसको छुटकारा मिला किससे, ब्रिटिश से। लेकिन एक टेरिटरी थी इंडिया की जिसको दमन एंड दीव जो था वो पुर्तगाल के पास था, पुर्तगीज के पास था। कब तक, 1961 तक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहले आ गई लास्ट पे निकल गई वो कौन सी कंट्री है, वो है पुर्तगाल। ठीक है ना, इसका राइट आंसर। होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और काइंडली मैं फिर से एक बार आपको रिकमेंड कर देता हूँ मेरी लेक्चर सीरीज देखे, फिर इन क्वेश्चंस पे आ जाए, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करोगे। और साथ ही साथ आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स शेयर इट टू ऑल who are preparing for JKP constable post, JKP SI post, या पटवारी हो या एंटी पोस्ट हो या जूनियर असिस्टेंट पोस्ट हो। काइंडली शेयर टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।